नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था बाल विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, जो प्रमुख अवस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत बालक का विकास होता है, एक छोटे बच्चे का विकास होता है। उनकी विभिन्न अवस्थाओं का हमने पिछले पार्ट में अध्ययन किया है। तो उसी में से आज शैशवावस्था की विस्तृत व्याख्या के साथ संपूर्ण जो विशेषताएं हैं, क्या क्या इस शैशव काल में बच्चे के अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इसको आज देखेंगे। इसके और पार्ट बन चुके हैं, आप चैनल पर विजिट करिए। बीएड प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर संपूर्ण शैक्षिक वीडियो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित एक साथ मिल जाएंगे, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज देख लेते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं, क्या मुख्य विशेषताएं शैशवावस्था की, इसको जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। इसको जानने से पहले जान लेते हैं उपनाम क्या है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सी टेट, यूपी टेट एवं अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बनता है, जिसमें साइकोलॉजी मनोविज्ञान पूछा जाता है। तो इन नामों से भी प्रश्न बन जाता है, तो इन उपनामों को भी जानना जरूरी है, जिससे आप अगर इन उपनामों से प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षा में आपकी, तो गलत ना करें और इसको भी जान लीजिए। तो पहला उपनाम है इसका अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसको अतार्किक चिंतन की भी अवस्था कहा गया है और खिलौने की आयु भी कहा गया है। अतार्किक चिंतन की अवस्था मतलब जो छोटा बच्चा होता है शैशवावस्था में जब होता है, तो उसके अंदर कोई तार्किक रूप से चिंतन या तार्किक रूप से कोई बात कहने की क्षमता नहीं होती है, ठीक। इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। खिलौने की आयु, इसमें बच्चा जो होता है खिलौनों के साथ खेलता है, इसलिए इस आयु को खिलौने की आयु भी कही गई है शैशवावस्था को। और अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की आयु। इसमें जो बालक होता है, छोटा बालक, अनुकरण के द्वारा सीखता है, जैसा उसके घर में उसके बड़े माता पिता, भाई बहन जो भी कार्य करते हैं, जैसा बोलते हैं, उन्हीं का अनुकरण करके वो सीखता है। इसलिए इस अवस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहा गया है। अगला है जीवन का महत्वपूर्ण काल। इस नाम से भी प्रश्न बन जाता है। तो ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है, यहीं से किसी बच्चे का वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित होता है। आगे किस प्रकार से होगा, जैसा आप इस शैशव काल में उसको पौष्टिक आहार या जैसा आप कोई बात उसको उसके सामने करेंगे, सिखाएंगे, उसी तरह वो आगे करेगा। इसलिए इस अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा गया है। अगला आपका संस्कारों के निर्माण की अवस्था। ये जो अवस्था होती है, इसमें संस्कारों का निर्माण होता है। बच्चे को आप जैसा संस्कार देंगे उस तरह से वो आगे उन चीजों को सीखेगा और करेगा। जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका पैर छूना चाहिए, तो उसके अंदर अच्छे आचरण आएंगे। उसको गाली सिखाएंगे तो गाली सीखेगा। इसलिए संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा गया है। इसमें बच्चे को जिस प्रकार का वातावरण आप देंगे उसके अकॉर्डिंग वो, अगर अच्छे संस्कार आप सिखाते हैं तो अच्छे संस्कार वो सीखेगा। तो ये रहे कुछ उपनाम शैशवावस्था के, ठीक, जहां से प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बन जाते हैं, यूपी टेट, सी टेट, रीट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। अब आइए आगे देख लेते हैं इसका जो मुख्य विशेषताएं हैं इस अवस्था की, ठीक। तो पहली विशेषता देख लेते हैं शारीरिक विकास की तीव्रता। जो पहली विशेषता है शारीरिक विकास की तीव्रता। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। अगला आपका दूसरा मानसिक विकास की तीव्रता, ठीक। इसमें जो बालक होता है वो मानसिक
उसका जो मानसिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। इस समय उसका मन मस्तिष्क खाली होता है। जैसी शिक्षा और जो चीजें आप सिखाएंगे बालक को तुरंत उसको सीखना शुरू कर देता है। उसी को कहा गया मानसिक विकास की इसमें तीव्रता पाई जाती है। अगला आपका तीसरा, सीखने का आदर्श काल। इसको सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड, बीएड इन सभी परीक्षाओं में बनते हैं। तो सीखने का आदर्श काल इसको कहा जाता है। अभी मैंने बताया जैसा कि इस समय जो बच्चे का मन मस्तिष्क और दिमाग जो होता है वो खाली होता है। जैसा आप जो चीज उसको सिखाना चाहें उसको सिखा सकते हैं, वो उसको तुरंत सीखने का प्रयास करे और तुरंत सीख जाता है। तो इसमें सीखने का आदर्श काल, ये जो है अनोखा काल या आदर्श काल सीखने का इसको कहा जाता है। ठीक, और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और सीखने का अनोखा काल कहा जाए तो ये होता है आपका शैशवावस्था। ठीक, तो ये सीखने का आदर्श काल होता है। इसमें बालक को आप जैसी शिक्षा देंगे, जैसे आचरण उसके अंदर लाने का प्रयास करेंगे, वो सीख लेगा। ठीक, तो इसीलिए सीखने का आदर्श काल इसको कहा गया है। अगला पॉइंट है आपका सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ठीक, सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है? तीव्रता होती है। कोई भी चीज आप कहते हैं बालक उसको बहुत तेजी के साथ सीखता है। कोई चीज आप बोलते हैं तो भी साथ बोलने लगता है। ठीक, तो ऐसे इसको क्या कहा गया? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता इस अवस्था में देखने को मिलती है। इस अवस्था की विशेषता है शैशवावस्था की। 5वां पॉइंट है आपका कल्पना की सजीवता। इसमें बच्चे के अंदर कल्पना की सजीवता देखी जाती है। कोई इसमें बनावटी नहीं होता है। जैसा उसके सामने जो चीजें होती है उस प्रकार से वो सीखता है और व्यवहार में लाता है। तो एक कल्पना की सजीवता है। अगला पॉइंट आपका है 6वां दूसरों पर निर्भरता। इसमें जो बालक होता है पूरी तरह से वो दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। वो अपने से कुछ नहीं कर पाता। ठीक, जैसे दूध पीना है तो वो माँ पे डिपेंड रहेगा, और कोई काम है तो वो अन्य अपने गार्जियन घर के जो अभिभावक हैं उन्हीं पर वो डिपेंड होता है। अपने से वो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए दूसरों पर निर्भरता की इस अवस्था को बताया गया है। अगला देखते हैं 7वां पॉइंट आपका आत्म प्रेम व स्व प्रेम की भावना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सी टेट, यूपी टेट, रीट इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये पॉइंट पूछा जाता है। किस अवस्था को आत्म प्रेम या स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? ठीक, तो ये शैशवावस्था में पाई जाती है। इसमें बालक क्या होता है? आत्म प्रेम, वो खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। स्व प्रेम की इसमें भावना देखने को मिलती है। ठीक, अगला देख लेते हैं 8वां पॉइंट आपका नैतिक गुणों का अभाव। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक गुणों का अभाव होता है। जैसे अपने से बड़े को सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़े को क्या कहना चाहिए, ठीक, पैर छूना चाहिए, इन सब जो नैतिक आचरण होते हैं इन सब का विकास इस शैशवावस्था में बच्चे के अंदर पाया जाता है। तो नैतिक गुणों का अभाव होता है इस शैशवावस्था में, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई जो बालक है, छोटा बच्चा जो शैशव काल में है, वो कोई नैतिक गुणों का प्रदर्शन नहीं कर पाता। ठीक, वो अपने से बड़ों को क्या कहना चाहिए, ठीक, किसको नमस्ते करना चाहिए, ये सब चीजों से अवगत नहीं होता है। तो इसलिए इस अवस्था को नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है, ये कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं 9वां मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। इसमें बालक क्या करता है? अपनी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार प्रदर्शित करता है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं मैकगूगल के अनुसार। ठीक, उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को बताया है 14 प्रकार की। उसी में से इस अवस्था में जो बालक होता है, जैसे भय, क्रोध, दुख, पीड़ा, इन सब चीजों को वो व्यक्त करता है रोने के माध्यम से। उसको अगर भूख लगी तब भी रोएगा। ठीक, उसको दर्द या पीड़ा होगी तब भी वो चीखेगा, चिल्लाएगा। ठीक, इन सब मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन देखने को मिलता है इस शैशवा अवस्था में।
अगला पॉइंट है आपका 10वां, काम शक्ति का प्रदर्शन। इस अवस्था में बालक काम शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसमें बहुत ही अधिक उसके अंदर कामुकता पाई जाती है और इसका प्रदर्शन वह अंगुलियों को मुंह में या मुख में लेकर के चूसता है। ठीक, ऐसे प्रदर्शन ये दिखाते हैं कि काम शक्ति की प्रदर्शन इसमें पाई जाती है, कामुकता की भावना को इसमें दिखता है। ठीक, बच्चे के अंदर तो उंगलियों को चूसना, ठीक, ये सब क्या है, काम शक्ति के प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं। इस अवस्था में एक गुण एक शैशव अवस्था के जो बच्चा होता है उसमें देखने को मिलते हैं। अगला आपका 11वां, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। इसमें जो बालक होता है वो अनुकरण द्वारा सबसे ज्यादा सीखता है। कोई चीज आप कर रहे होते हैं वो वैसा ही देख करके अपने हाथों को चलाता है, पैरों को चलाता है, वैसा वो करने का प्रयास करता है। जैसा आप बोलेंगे वैसा वो भी बोलने का प्रयास करेगा। जो चीज आप उसको सिखाएंगे आपके अनुकरण करके वो भी वैसा ही सीखेगा, वैसा ही बोलेगा, वैसा ही करेगा। ठीक, तो ये है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। ठीक, जैसे उसकी माँ होती है रसोई में काम कर रही होती है, आटा गूंथ रही होती है, छोटा बालक खेलते खेलते, ठीक, अपने पैरों और हाथों के बल से चलते चलते वहां जाता है और वो भी उस आटे की थाली में हाथ डालता है और वैसे ही काम करने का प्रयास करता है। तो इसमें देखा जाता है कि अनुकरण द्वारा वो सीखने के लिए प्रयासरत रहता है बालक। तो शैशवावस्था में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही वो छोटा बच्चा भी करेगा। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के सामने कोई ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे उनके विकास पर गलत प्रभाव पड़े। जितनी अच्छी शिक्षा आप दे सकते हो, जितना अच्छा उसके अंदर आचरण, नैतिक कार्य, इन सब चीजों का विकास कर सकते हो, उतना ज्यादा प्रयास करना चाहिए उसके सामने वो चीजें करने का और वैसे ही परिवेश वातावरण उसको देना चाहिए जिससे उसका विकास एक अच्छे बालक के रूप में हो सके। तो यही होता है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। अगला देखते हैं 12वां पॉइंट आपका है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। सीटेट, यूपी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, आपकी डीएलएड बीएड की दृष्टि से तो है ही। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति पूछा जाता है किस उम्र में एक बच्चे या बालक के अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो वो इसी अवस्था में होती है, शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति। वो चीजों को जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है। जैसे कोई चीज देखेगा, पूछेगा पापा ये क्या है, ये कैसे है, मम्मी ये क्या है, कैसे है। ठीक, तो वो जानने का प्रयास करता है। एक काली जो चीज दिख रही है, ये चीज क्या है, कैसे है, क्यों है, पूरा उसके बारे में वो जानना चाहता है। तो इससे प्रदर्शित होता है कि इस शैशवावस्था में जो बच्चा होता है उसके अंदर जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसलिए इसकी एक भी विशेषता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति शैशवावस्था में देखने को मिलती है। अगला देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षा सीटेट, यूपी टेट की दृष्टि से, दोहराने की प्रवृत्ति। पूछा जाता है किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये आपके शैशवावस्था की विशेषता है। शैशवावस्था में किसी बच्चे या बालक के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं दोहराने की प्रवृत्ति। जैसे आप कोई चीज बोलते हैं वो उसको दोहराता है, वैसा ही कहता है। ठीक, जो भी चीज आप कहेंगे तो वो बार बार उसको कहने लगता है। ठीक, तो ये होता है दोहराने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। अगला देख लेते हैं 14वां, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। उसका जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है। बाहरी वातावरण से कोई उसका बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहता है, वो खुद में ही खोया रहता है, अपने में ही वो परेशान रहता है, अपने ही चीजों में वो खोया रहता है। मतलब घर के अंदर ही उसके ज्यादातर इसमें जो विकास होते हैं होते, इसलिए इसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी इस अवस्था को कहा गया। इसमें बालक जो होता है अपने में खोया रहता है, उसको बाहरी दुनिया से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। ठीक, समाज में ना जाता है ना बाहर जाता है,
यही जब वो बाल्यावस्था में जाता है तो उसका सामाजिककरण होता है, सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है उसमें। और शैशवावस्था की अंतिम अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वरीयता इसी को देंगे कि वो अंतर्मुखी होता है, समाज से उसका लगाव नहीं रहता है। और यही जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वहां पर उसका समाज के साथ आवागमन होता है, आता जाता है, तो चीज समाज से लगाव बढ़ता जाता है। जैसे वो जो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश किया जब बाल्यावस्था को कहा गया, तब वो जब बाहर निकलता है तो विद्यालय भी जो है एक समाज का ही अंग है, रूप है, तो वहां जा करके वो समाज से धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है और उसका सामाजिकरण वहां से शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो अंतर्मुखी होता है, अपने में ही चीजों को सीखता और समझता है और एक नियमित निश्चित क्राइटेरिया में रहता है, घर के अंदर परिवेश में रहता है, अंतर्मुखी होता है, ठीक, अपने अंदर ही विकास कर रहा होता है, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो यही है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का। अगला पॉइंट देख लेते हैं 15वां, संवेगों का प्रदर्शन। इसमें वो संवेगों का प्रदर्शन करता है। संवेग क्या क्या है, भय, क्रोध, ठीक, इन सब चीजों का वो प्रदर्शन करता है, ठीक, डर जाता है, चिल्लाता है, चीखता है, रोता है, तो ये सब क्या है, संवेग है। संवेगों का प्रदर्शन इसमें देखने को इस अवस्था में मिलता है। तो ये रही शैशवावस्था की विशेषताएं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी टीचिंग ग्रुप आपके संपर्क में हो या जो भी साथी आपके बीएड, डीएलएड, यूपी टेट, सीटेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उनके पास शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको डीएलएड, बीएड इन सभी और यूपी टेट, सीटेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृश्य जो भी शैक्षिक वीडियो है महत्वपूर्ण टॉपिक पर वो मिलेंगे आपको। वहाँ चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पर जा करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इसमें शैशवावस्था की विशेषताओं को हमने देखा, अगले पार्ट में देखेंगे बाल्यावस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं जिससे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, उसको देखेंगे। ठीक मित्रों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।